इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर की क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि एक बड़ा डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखो, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है कि जितनी क्षमता है वहां तक पहुंच चुका है, दैट इज नॉन एज सैचुरेटेड। If you reach to your abilities, if you reach to your highest potential, then it is called saturation level, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका सैचुरेटेड, और या फिर और जब नहीं पहुंचा तो वो होता है अनसैचुरेटेड। कार्बन जो है वो बेसिकली 4 बॉन्ड बना सकता है, और अगर कार्बन ने अगर 4 अलग अलग एटम के साथ अगर अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो दैट इज नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब उसके पास में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है, और उस वक्त क्या होता है कि वो उसके पास संभावना होती है, जैसे कि अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो अभी और एटम वहां जुड़ सकते हैं, मतलब है ना। अगर ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो अभी इसके पास जैसे मान लो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन पड़े हैं, और अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है वो आके जुड़ सकते हैं। तो दिस इज नॉन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, यानी कि जो एल्केन्स होते हैं वहां पे कौन होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लेकिन वहीं आपके जो एल्कीन्स या फिर जो एल्काइंस होते हैं वो कौन होते हैं आपके? वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली आपको ये डिफरेंस है जो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, राइट। इसके अलावा क्या है कि जो सेकंड टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, तो वो ये है कि होमोलोगस सीरीज। थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, थोड़ी सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो फटाफट से जल्दी से समझ के खत्म करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक तरह की सीरीज होती है जिसके अंदर में क्या होता है कि एक ही तरह का केमिकल फॉर्मूला जो है वो जनरल फॉर्मूला, एक ही तरह का जनरल फॉर्मूला जो है वो यूज आता है। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ एल्केन की, तो हम लोगों को क्या है कि समझ में दिक्कत आएगी क्योंकि हम इसका सारा बेसिक ऑलरेडी समझ चुके हैं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मैंने आपको बात की थी कि नहीं की थी अभी? तो आप इसी फॉर्मूले के बेस पर कोई भी एल्केन बना सकते हो। आप नंबर लो कार्बन का, तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप कोई भी कार्बन ले लो और उसके बेस पे क्या करो, आप लोग बनाते जाओ। जैसे कि आपने नंबर लिया कार्बन का, तो आपने n=1 लिया तो क्या बन जाएगा? CH4। आपने n=2 ले लिया तो क्या बन जाएगा? C2। और इसके हिसाब से कितना जाएगा? S6। आपने n लिया 3 तो ये क्या बन जाएगा? C3H8। आपने n लिया 4 तो ये क्या बन जाएगा? C4H10, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी आगे जो है पूरी होमोलोगस सीरीज चलती रहेगी। जब यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिफरेंस देखते हो तो क्या डिफरेंस आ रहा है? इसको माइनस करो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो एक कार्बन बच गया, 6 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए। यहाँ से यहाँ पे जो डिफरेंस है हो गया, देखो एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ भी आप देखो तो CH2। तो यानी कि 2 बातें तो क्लियर हो गई है कि एक ही फॉर्मूला जो होता है वो जनरल फॉर्म, एक ही जनरल फॉर्मूले से जो है वो सबको हर तरह का जो है एक ही सीरीज के एक फॉर्मूले से हर तरह का जो कंपाउंड है उससे रिलेटेड बनाया जा सकता है। दूसरा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो होता है CH2 का। CH2 का मतलब हो गया कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 1 + 1 = 2, तो टोटल कितना हो गया? 14U। तो यानी कि हर बार जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा? 14U। यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का जो डिफरेंस है वो होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है आपको समझ में आ रही होगी इसकी प्रॉपर्टी की? CH2 प्रॉपर्टी है, CH2 प्रॉपर्टी है, CH2 का डिफरेंस है, 14U का डिफरेंस है। अगर एटॉमिक मास के बीच में बात की जाए, इनके सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे जैसे इसका वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं।
जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे आप नीचे जब चलते जाओगे तो चेन लंबी होती जाएगी, तो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, भारी होता जाएगा एटम। तो ये आने वाली बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। बेसिकली सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्टेट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज सब एक तरह की रहती है इनकी। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है इसका होमोलोगस सीरीज का। अभी किसी भी चीज़ की सीरीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एल्किन की बात कर रहा हूँ। आप एल्किन के लिए देख लो, आप एल्किन के लिए देख लो, फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट। तो देखो क्या क्या बनता है, सबसे पहले तो इथीन ही बनेगा, मिथीन तो बनता ही नहीं है। तो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, राइट। तो इनमें डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का डिफरेंस, फिर CH2 का डिफरेंस, फिर CH2 का डिफरेंस, और फिर CH2 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है वो होमोलोगस सीरीज में जो सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके बुक में दी हुई होगी। आप एस चंद एक बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो चाहो तो। मेरे को एस चंद ने ये रेफर करने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, इतना बड़ा तो मैं टीचर भी नहीं बना अभी तक। पर हाँ ये है कि मैं खुद इस बुक को यूज़ कर चुका हूँ, अपने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूज़ करवाता हूँ, और काफ़ी अच्छी बुक है। बहुत सारी बुक्स और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, आप जो कर रहे हो यूज़ ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नहीं अब तक आपने कुछ परचेस किया है और आप शुरू करना चाहते हो तो एच के अंदर में क्या है कि काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को एच जो बुक है वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है, होमोलोगस सीरीज की मैं बात कर चुका हूँ, खत्म। इस टॉपिक, इस वीडियो का जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका साइक्लो पेंटेन, साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। तो साइक्लो जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, साइक्लो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या होता है साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स, और ये कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपको देखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। देखो साइक्लो का मतलब होता है चेन, एक साइकिल, साइकिल का मतलब जहां से शुरू वहीं खत्म आ गए। जैसे कोई भी कार्बन है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, सपोज कीजिए, तो ये एक साइकिल बन गई कि नहीं बन गई, जस्ट एग्जांपल है। एक साइकिल बन गई, तो साइकिल में क्या हो रहा है कि जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं खत्म हो रहे हैं, कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है, अगर हम यहाँ से शुरू करते तो दिस इज एंड पॉइंट, एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर तो दिस इज द एंड पॉइंट, राइट। But here in this structure, what is the starting point? From where you are actually going to start? यहाँ से करोगे, 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 और फिर से घूम फिर के आप वहीं पे आ जाओगे। आप यहाँ से चले थे, घूमोगे तो आप यहीं पे आ जाओगे। यहाँ पर क्या होगा, घूम फिर के आप यहीं पे नहीं आ सकते। आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ चलोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। दिस इज द डिफरेंस इन साइक्लो हाइड्रोकार्बन। तो साइकिल की फॉर्म में होता है, साइकिल की तरीके से होता है। तो अब जैसे साइक्लो एल्केन है, तो साइक्लोएल्केन का मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपको कुछ जो समझ में आ रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है सबके अंदर। तो एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और फिर कार्बन, और फिर कार्बन। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया, तो उसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोहेक्सेन, राइट। अगर मान लो 5 ही कार्बन लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, राइट। तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन, ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो इसी तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं बाकी वो भी आपके सामने आते जाएंगे, और इसी तरह से जो कहानी है वो आपकी चलती जाएगी। तो ये सारी जो कहानी है वो ऐसे काम कर रही है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है ये डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, ठीक है। तो जो बेंजीन की जब मैं बात करता हूं, तो ये जो बेंजीन है वो आपको बताता है कि मैंने इसको दूसरी क्यों बनाया, मैंने उसको इसलिए बनाया ताकि एक बार आप उसको बार प्रैक्टिस करो, वो याद हो जाए। देखो इसके स्ट्रक्चर में जो सिमिलरिटी क्या दिख रही है कि एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो काफी इजी नाम है ये नाम सीधा आपका एग्जाम में आया था, सीधा आपसे पूछ लेते हैं
कि बताओ बेंजीन जो है वो उसका स्ट्रक्चर आप बनाओ या फिर बेंजीन क्या होता है उसके बारे में आप बताओ, तो सीधा स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए, आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, आपको ऐसे स्ट्रक्चर याद करना। तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, ये तीन नाम जो है बेसिकली आपको याद होने चाहिए। साइक्लोहेप्टेन पूछे तो साइक्लोहेप्टेन बना दो, साइक्लोपेंटेन पूछे साइक्लोपेंटेन बना दो। ठीक है, यहाँ पर तीन है डबल बॉन्ड, बस इतना ध्यान रखना। ओके, तो बेंजीन के केस में तो ये आपका हो गया साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट भी पूरा। तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स और नॉर्मल एन हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंट है? तो ये डिफरेंस है कि एन हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, साइक्लो हाइड्रोकार्बन में कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरा जो एन हाइड्रोकार्बन्स या फिर जो मतलब चेन वाले होते हैं उसके अंदर में आप एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हो, वापस से वहीं पर नहीं आते हो। लेकिन साइक्लोहाइड्रोकार्बन से क्या होगा, आप जहां से शुरू होगे आप पूरा चक्कर लगा के आओगे तो क्या होगा, फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां पे आप पहले थे। एक रेसिंग ट्रैक के जगह होता है जहां पर आप भागते हो, भागते भागते वापस वहीं पे पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया था, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पर सारा का सारा जो नेमिंग थी वो भी हो चुकी है, जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हो चुके हैं। तो अब जो आपका टॉपिक होता है वो होता है आपका रिएक्शंस ऑफ कार्बन। तो क्या है ये रिएक्शंस ऑफ कार्बन? तो बेसिकली देखो तीन रिएक्शन जो कार्बन की वो इंपॉर्टेंट है। जो पहली जो रिएक्शन है वो आपकी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? तो सब्स्टिट्यूशन का आपको पता ही है कि क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि इसमें एक जो कोई एटम था वो हट जाता है, उससे कोई दूसरा एटम आता है। तो वहां पे क्या है कि वो चीज आयंस के केस में हो रही थी, यहाँ वो चीज क्या होता है सिंपल एटम के केस में होती है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे कार्बन है, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये क्या आपका मीथेन, राइट। अब मैंने क्या किया यहाँ पर Cl2 जो है वो गैस जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर फ्लो की, इसके अंदर जो है वो Cl2 गैस छोड़ी। तो क्या होगा, ये Cl2 जो होगा ना वो क्या होगा, Cl और Cl दो पार्ट से बना हुआ है। तो एक Cl तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, और बना लेगा क्या, HCl, राइट। और फिर जो दूसरा Cl होगा ना वो क्या करेगा, इस खाली जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा एग्जैक्टली, तो बन जाएगा आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, HCl जो है वो बन जाएगा अलग से। ओके, तो ये जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पे कंटिन्यू Cl2 गैस फ्लो करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर आपको क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, एक Cl और जुड़ जाएगा। फिर अगर आप और ज्यादा फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और एक Cl और यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद में मैक्सिमम केस में क्या होता है कि यहाँ पर Cl के बाद एक और Cl आ जाए, सारे हाइड्रोजन हट जाए और फाइनली ये क्या बना लेगा, CCl4। ये आपका होगा CH Cl3, ये आपका होगा CH2 Cl2 और ये आपका हो गया CH3Cl। तो ये चार अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, पहले 5 कंपाउंड जो हैं यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं अलग अलग तरह से। तो दिस इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो नए नए तरह के जो एटम्स है ना वो आपके बन रहे हैं, सॉरी मतलब कंपाउंड जो है वो बन रहे हैं। सब्स्टिट्यूट यानी जो फुटबॉल आप खेलते हो, फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट होता है, एक प्लेयर को बाहर निकाल के दूसरा प्लेयर डालते हैं, हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो वैसे ही यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पर, क्लोरीन। जैसे कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन है, सब कुछ है, जो फंक्शनल ग्रुप आगे जोड़ते हैं वो सब सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है, राइट। तो उसकी वजह से नए नए जो कंपाउंड्स है वो फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा। अभी हम लोग कंबंशन रिएक्शन को के बारे में बात करते हैं। तो क्या होती है कंबंशन रिएक्शन? तो कंबंशन जो होता है इसका मतलब आप पहले ही समझ चुके हो, काफी बार ये वर्ड आपके सामने आ चुका है। इसका मतलब होता है कुछ चीज जलती है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कंबंशन। तो जब भी बर्निंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली फ्यूल्स, राइट। तो व्हेन फ्यूल बर्न्स इट गिव्स यू एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे मान लो CH4 एक फ्यूल है, मीथेन, मीथेन एक फ्यूल होता है, वो जलता है। जलने के लिए किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो वो होती है, तो क्या बनता है आपका CO2 बनता है, साथ में आपका वाटर बनता है और साथ में आपकी जो होती है वो एनर्जी रिलीज होती है। और हर जो कोई भी चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप लेते हो
और उसको आप जलाते हो तो सेम जो प्रोसेस है वही हैंडल होता है, सेम जो प्रोसेस है वही आपके निकल के आती है, CO2 निकल के आएगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में जो एनर्जी है वो बनेगी, उसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। एक और रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन। तो क्या इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन में? सॉरी, ऑक्सीडेशन जो है आप समझ चुके हो, पहले वैसे बात कर चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना किसी भी चीज में, तो क्या होता है कि हमेशा ऑक्सीजन से बनाना अल्कोहल होता है। अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपको क्या बनेगा? आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आप जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए ढंग से। ये जो है वो फंडा आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। मैंने ये लिया है CH3 CH2OH, या मैं इसको पूरा खोल के लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है एक स्ट्रक्चर है, राइट। ओके, तो जब इसको मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे जो चाहिए वो चीज है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि इसको ऑक्सीजन जो है वो देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा ना वो हट जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा ना वो भी हट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लेकर के वाटर बना लेंगे और यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो गई है और ये बॉन्डिंग जो है वो इधर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन चुका है? यहाँ पर बन चुका है एल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड को जब फिर से KMnO4 के साथ करवाओगे रिएक्शन तो क्या बनेगा? तो ये एक ऑक्सीजन को यहां पे सप्लाई कर देगा इस जगह पर और ये आपका बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन जो है वो होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपको समझ में आएगी कि जिसमें कोई भी एक एटम जो है वो किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है। कंबंशन एक नॉर्मल सी एक रिएक्शन है जो हर फ्यूल के साथ होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई में फ्यूल जलता है, बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी सप्लाई करता है। ऑक्सीडेशन जो है वो KMnO4 की प्रेजेंस में होने वाली एक रिएक्शन जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है पूरा आपको मिलता है। और इसके साथ लास्ट में क्या बचता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कुछ ऐड होना, कुछ जुड़ जाना। मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अगर मैं इसके अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या होगा? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या होगा? वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जैसे सपोज करो आपके पास में ये एक कार्बन है, ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है इथीन। ईथ, दो कार्बन और डबल बॉन्ड के लिए इथीन। तो इथीन जो है वो आपके सामने है और आपने क्या करा? इसमें हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, तो क्या होगा? देखो इसका संभावना है, अभी इसका संभावना है ना जुड़ने के, अंदर पहले बात की थी अनसैचुरेटेड के लिए केस में क्या होता है कि संभावना जुड़ने की। अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, अगर ये टूट जाए, हट जाए, तो क्या होगा? ये दोनों फ्री हो जाएंगे और जब ये फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आकर के दोनों जगह फिट ऑफ हो सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको बना लेगा क्या? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो क्या हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई और ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की तरफ कन्वर्ट हो गया, है ना। सपोज कोई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, सपोज कोई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, इस तरह का स्ट्रक्चर होता और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही होती तो एक बॉन्ड टूटता, एक बॉन्ड फ्री होता और यहाँ पे क्या होता कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड तो चलना शुरू होगा धीरे धीरे।
तो यानी कि जब एडिशन रिएक्शन होती है, ओके, तो क्या होता है, एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेप में, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्कीन जो है अगर आप उसको फिर से करोगे एडिशन तो वो एल्काइन में कन्वर्ट, सॉरी एल्केन में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलेगा जब तक कि एल्केन नहीं मिल जाता, ठीक है ना। एल्केन के अंदर कुछ जोड़ नहीं सकता, इसलिए एल्केन के अंदर एडिशन रिएक्शन हो नहीं सकती। एडिशन रिएक्शन होने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जरूरी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो एल्काइन और एल्कीन इन दो केस में क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड जो है वो कवर काम करता है, एल्केन के केस में अनसैचुरेटेड जो है वो काम इतना अच्छे से नहीं करता है। इस वजह से क्या है कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो फॉलो अप होता है, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द फंडा। तो आप लोगों को ये सारी रिएक्शन जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन जो है ना, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो आपका आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, उसको सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं एडिशन रिएक्शन के थ्रू। तो क्या होता है, जैसे मान लो वेजिटेबल ऑयल होता है, तो वेजिटेबल ऑयल का मतलब जो आप जनरली खाने में यूज करते हो, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल या कुछ भी, व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ऑयल देयर, इनका सबका एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मैंने आपको आर के बारे में बताया था, क्या होता है आर, तो आर इज एल्किल ग्रुप, है ना, कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, मीथेन, मेथिल, एथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये एल्किल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब इन एल्किल ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आप ऐड करते हो तो क्या होता है, बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्या, ठीक है, ये आपका बन जाएगा इस तरह से, ओके। तो जब ये बन जाएगा इस तरह से तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा सैचुरेट के अंदर। तो यहाँ पर ये जो था ना वो था वेजिटेबल ऑयल, इसमें अगर आपने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया तो ये आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया है। वेजिटेबल घी को जनरली हम लोग वनस्पति घी के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत ही फेमस ब्रांड है डालडा करके, और डालडा घी भी बोलते हैं इसको हम कई बार, इस डालडा की वजह से। डालडा वैसे बेसिकली ब्रांड का नाम है, जैसे कि साबुन में हम लक्स होती है, टूथपेस्ट में पतंजलि है, कोलगेट है, वैसे डालडा इज द नेम ऑफ अ ब्रांड ऑफ वेजिटेबल घी, जो नाम है वनस्पति घी हिंदी के अंदर, इंग्लिश में वेजिटेबल घी। तो ये डालडा एक घी होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन सस्ता होने की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ था एक बार, लेकिन फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स आए उसकी वजह से ये फिर से इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो ये जो है पूरी स्ट्रक्चर्स है, पूरी जो है कार्बन के सारे केमिकल प्रोसेस को जो हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और साथ में सॉप और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आपका होगा, राइट। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।